हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफ़र में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने BMTC 131 के यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और अब हम इसका सेक्शन 1.2 पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सेट्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 1.2 सेट्स। You may have come across various collection of objects like a sharp collection, uh, like a stamp collection, a coin collection, a gathering of people interested in kabaddi, and so on. In mathematics, some of these collections are considered sets and some are not. Let us see why. तो ये क्या कह रहा है कि हम जो है आपने बहुत सारे वेरियस कलेक्शन से आप रूबरू होंगे। तो जैसे कि स्टैम्प कलेक्शन हो गया, कॉइन कलेक्शन हो गया, कोई लोग स्टैम्प का कलेक्ट करते हैं, कोई कॉइन कलेक्ट करता है। गैदरिंग ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन कबड्डी, ये भी एक तरीके का कलेक्शन ही है। एंड सो ऑन, ऐसे करके और भी बहुत सारे कलेक्शन है। तो इन मैथमेटिक्स इनमें से कुछ कलेक्शन जो होते हैं उनको सेट्स बोला जाता है और कुछ को नहीं बोला जाता। तो ये देखते हैं कि लेट अस सी व्हाई ऐसा क्यों है। कंसीडर द कॉइन कलेक्शन ऑफ द नेशनल म्यूजियम दिल्ली। तो नेशनल म्यूजियम जो है दिल्ली का, उसके कॉइन कलेक्शन को देखते हैं हम। गिवन एन ऑब्जेक्ट, यू कैन फर्स्टली सी whether it is a coin or not. Next, if it is a coin, you can easily find out whether it is a part of museum's collection or not. Also, whether conclusion whatever conclusion you reach will be the same conclusion reached by any other person in any part of the world. तो ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया जाए तो आप उससे देखते ही बता सकते हैं कि वो एक कॉइन है या फिर नहीं, या फिर कुछ और है। उसके बाद में अगर वो कॉइन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि वो म्यूजियम का कलेक्शन है कि नहीं, क्योंकि वो अगर म्यूजियम का कलेक्शन है तो म्यूजियम में होगा। अगर वो है तो वो म्यूजियम का कलेक्शन है, अगर नहीं है तो नहीं है, कलेक्शन में नहीं है। आल्सो ये जो है, हम जो भी कंक्लूजन में निकलेंगे कि ये कलेक्शन में है कि नहीं है, वो सेम कंक्लूजन में सब लोग पहुंचेंगे। सेम कंक्लूजन कंक्लूजन विल बी रीच बाय एनी एनी पर्सन ऑब्जेक्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हो, वो सेम कंक्लूजन पे पहुंचेगा। So there is a universal agreement whether an object belongs to this collection or not. So यहाँ पे एक universal agreement होगी। अब this certainty comes because the collection is well defined. अब ये तरीके की सर्टेनिटी है एक तरीके से कि हाँ भाई, ये जो कॉइन है ये कलेक्शन में बिलोंग करता है। तो ये सर्टेनिटी क्यों आई है? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, अच्छी तरह से डिफाइन हो रखा है। सो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज वन फॉर विच गिवन एन ऑब्जेक्ट इट शुड बी quite clear to anybody anywhere whether the object belongs to the collection or not, regardless of who is deciding this. तो ये क्या बोल रहा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ये होता है कि जिसमें आप अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट लो तो आप उसको क्वाइट क्लियरली बता सकते हो। एनीबॉडी, कोई भी बता सकता है, एनीवेयर कहीं से भी बता सकता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कलेक्शन से बिलोंग करता है या नहीं करता है। ये डिसाइड कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ हु डिसाइडिंग, यानी कोई भी बता सकता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, कहाँ से है, ये फर्क नहीं पड़ता, सेम कंक्लूजन पे रीच करेगा। So, for example, the collection of all female pilots who have worked in Air India for 2000 on its own is well defined because anybody, any object, bracket में person, is was either a female pilot working in Air India in this period or not, and accordingly she or he does or does not belong to the collection. तो ये क्या बोल रहा है कि अगर एग्जांपल के लिए बोले कलेक्शन है जिसमें फीमेल पायलट्स हैं जो कि एयर इंडिया में फ्रॉम 2000 से वर्क किया उन्होंने, ये एक तरीके से वेल डिफाइंड है। इज वेल डिफाइंड बिकॉज एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन जो भी है वो इधर अ फीमेल पायलट, वो एक फीमेल पायलट होगा जो कि काम करता है एयर इंडिया के लिए इन दिस पीरियड और नॉट, क्योंकि ये पता चल जाएगा कि यही हाँ भाई ये एक फीमेल पायलट है और इन्होंने इस पीरियड के लिए काम किया है। अकॉर्डिंगली शी और ही डज नॉट बिलोंग टू द कलेक्शन। तो हम बता सकते हैं कि वो इस कलेक्शन से बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है। On the other hand, the collection of all intelligent human being is not well defined. Why? सारे इंटेलिजेंट क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि well a particular human being may seem intelligent to one person and not to another. So ये जो है particular human being, तो किसी को भाई हम इंटेलिजेंट लगे, किसी को ना लगे, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये सब यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए सेम नहीं है। किसी को कोई इंटेलिजेंट लगेगा, किसी को कोई इंटेलिजेंट लगेगा। So there is no objective criterion for agreeing on who is intelligent and who is not. So है ही नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस जिस पे हम एग्री कर पाएँ
कि ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट नहीं है। तो दिस लीड्स अस टू द फॉलोइंग डेफिनेशन। तो ये चीज़ जो है हमें फॉलोइंग डेफिनेशन पे लेके आती है, जो कि है डेफिनेशन। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, उसको सेट कहा जाता है। लेट अस लुक एट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ सेट्स। कुछ और एग्जांपल को देखते हैं। विच यू मे हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस, जो कि हम आ रखे हैं। यू विल बी यूजिंग दैम a great deal in this course and in the other mathematics course you take। तो ये बोल रहा है कि आप इन जो सेट्स हैं इनको आप यूज़ करोगे, दिस कोर्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे और अदर मैथमेटिक्स कोर्स में भी इनका काफ़ी इस्तेमाल होगा, तो इसलिए इनको पढ़ना ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय एन। तो नेचुरल नंबर का सेट होता है जिसमें नेचुरल नंबर हैं उनको क्या बोलते हैं, एन से डिनोट किया जाता है। द सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है डिनोटेड बाय जेड। तो सेट ऑफ इंटीजर होता है डिनोटेड बाय जेड है। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है उसको डिनोट किया जाता है क्यू से, और जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसको डिनोट किया जाता है आर से। अब ये क्या बोल रहा है, इन यूनिट 4 जो आने वाली है, अभी आएगी, यू विल बी स्टडिंग अनदर सेट ऑफ नंबर्स। अनदर सेट, एक और सेट है, उसके बारे में पढ़ेंगे, नेमली द सेट कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय सी, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, जो जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज will help you to access if you have understood the concept of set। तो आप ये एक्सरसाइज करेंगे जो कि यहाँ पे दे रखी है E1 एंड E2। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको हेल्प करेगा ये अंडरस्टैंड करने में कि आपको कॉन्सेप्ट जो है सेट का वो आया है कि नहीं आया है। तो ये क्या बोल रहा है, अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर अदर देन वन हुज ओनली फैक्टर्स आर वन एंड इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं अदर देन वन, यानी कि एक को छोड़ के बाकी जो होते हैं नंबर नेचुरल नंबर वो प्राइम नंबर हो सकते हैं। हुज, उसमें भी कंडीशन दे रखी है, हुज ओनली फैक्टर आर वन एंड इटसेल्फ, जिसके फैक्टर बस दो ही फैक्टर हों, एक तो वो खुद हो और एक वन हो, ये कंडीशन है। अब इसके बाद में यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कीजिए और E1 और E2 को करिए और फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन 1 पे आते हैं। विच ऑफ द कलेक्शंस मेंशन्ड बिलो आर सेट्स? फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल इंटरेस्टेड इन कबड्डी, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पीपल हु हैव बीन टू मार्च, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, द आर एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स that are not squares, द कलेक्शन ऑफ ऑल फनी मूवीज। तो पता करते हैं कि इनमें से कौन कौन सा जो दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से सेट है और कौन से सेट नहीं है। तो चलिए अब इसके आंसर पे आते हैं। तो E1 का जो है आंसर, उसमें सेकंड से लेकर फिफ्थ तक के जो भी सेट्स हैं उस जो दे रखी स्टेटमेंट्स वो सारे सेट्स है, कलेक्शन जो है वो सेट्स है। फर्स्ट इज नॉट अ सेट बिकॉज वन पर्सन मे हैव आशा for example is interested in game while another may think she is not. So there is no clear cut criteria for assessing interest and hence the collection is not well defined। तो ये well defined collection नहीं है। Similarly जो फोर्थ है जो सिक्स्थ है स्टेटमेंट, वो भी एक सेट नहीं है। तो ये देख लेते हैं कि ये किन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 जो है वो है कलेक्शन ऑफ द ऑल द पीपल इंटरेस्टेड इन कबड्डी। तो कुछ पीपल को कबड्डी अच्छी लगती है और कुछ सोचेंगे कि इसको, जैसे कि आशा का एग्जांपल दे तो आशा को, कोई बोलेगा कि आशा को कबड्डी अच्छी लगती है, कोई बोलेगा कि उसको कबड्डी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड नहीं है तो ये एक सेट नहीं है, एक कलेक्शन है पर सेट नहीं है। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ ऑल फनी मूवीज, तो फनी मूवी एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि कोई बोलेगा कि ये मूवी फनी है, कोई बोलेगा ये मूवी फनी नहीं है। तो ये एक तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए इसको हम सेट नहीं बोलेंगे। अब इसके इक्वेशन 2 पे आते हैं, जो हमारा एग्जांपल 2 है उस पे आते हैं। सपोज यू आर गिवन अ स्टैम्प एल्बम, आपको एक स्टैम्प एल्बम दी गई है। इज द कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स इन द एल्बम अ सेट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो ये बोल रहा है कि सपोज कीजिए आपको एक स्टैम्प एल्बम दी गई है, जो ये कलेक्शन है स्टैम्प का जो एल्बम में है, क्या ये सेट है, और अगर है या फिर नहीं है तो उसके लिए रीजन भी दीजिए, अपने आंसर के लिए रीजन दीजिए। तो चलिए अब आंसर पे आते हैं। तो E2 का जो आंसर है वो है अ गिवन स्टैम्प कलेक्शन इज अ सेट बिकॉज, क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये क्यों है, बिकॉज गिवन एनी ऑब्जेक्ट इट इज क्लियर टू एनीबॉडी फर्स्टली वेदर इट इज अ स्टैम्प और नॉट, एंड सेकेंडली इफ इट इज अ स्टैम्प देन वेदर इट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। तो ये कोई भी बता सकता है, तो ये यूनिवर्सल है। अगर ये यूनिवर्सल है तो ये सेट है। तो ये आंसर हमारा अभी क्लियर हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
Now consider the objects of a set. For example, the set of all female pilot in Air India. Any such pilot is a member of the set, and a person who is slash was not a female pilot of Air India is not a member of the set, according to definition below. अब हम क्या करेंगे, कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट क्या है? फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल फीमेल पायलट्स जो है इन एयर इंडिया, जो फीमेल पायलट है अभी एयर इंडिया में। एनी सच फीमेल पायलट इज अ मेंबर, जो है मेंबर होगी, क्योंकि ऑफ सेट, क्योंकि ये सेट है उसमें वो होंगी तो फिर वो उसकी मेंबर होगी। एंड अ पर्सन हु इज और वाज नॉट अ फीमेल पायलट, जो फीमेल पायलट नहीं है एयर इंडिया में, वो उसके मेंबर नहीं होंगे सेट के, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बिलो, डेफिनेशन के हिसाब से जो कि नीचे दे रखी है डेफिनेशन। An object that belongs to a set is called an element or member of the set। तो ये क्या बोल रहा है? अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक सेट से बिलोंग करता है तो उसे एक एलिमेंट बोलेंगे या फिर उसका मेंबर बोलेंगे, सेट का एलिमेंट या फिर सेट का मेंबर बोलेंगे ऑफ द सेट। फॉर एग्जाम्पल, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। 2 नेचुरल नंबर में आता है तो इसलिए 2 को सेट का एलिमेंट है, 2 इज अ एलिमेंट, एलिमेंट है सेट का। अब इसके बाद में जैसे कि एक और एग्जांपल दे रखा है, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन, क्योंकि -2 नेचुरल नंबर में नहीं आता है तो -2 नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट नहीं है। पीपल नॉर्मली यूज कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्सेट्रा टू डिनोट सेट्स। जो हम लोग जो है जनरली कैपिटल लेटर्स जो हैं ए बी सी, इनको यूज करते हैं डिनोट करने के लिए सेट्स को। द लोअर केस लेटर्स, लोअर केस यानी कि ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, आर यूजुअली यूज टू डिनोट एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो ये जो यूज किए जाते हैं ये यूजुअली डिनोट करते हैं एलिमेंट्स को, जो सेट्स के होते हैं एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स जो होते हैं उनको डिनोट करते हैं। वी सिम्बोलिकली राइट द स्टेटमेंट ए इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। हम सिम्बोलिकली कैसे राइट करते हैं स्टेटमेंट को, जैसे कि ये बोल रखा है ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट है, एज इसको ऐसे लिखते हैं, ए डालेंगे, इधर डालेंगे बिलोंग्स टू, जिधर लिख भी रखा है द सिंबल दिस स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू। इट वाज सजेस्टेड बाय द इटालियन मैथमेटिशियन पियानो। इधर इनकी लाइफ के बारे में बता रखा है, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, एज ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए सेट ए। इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए का एलिमेंट नहीं है, दैट इज इफ ए that is, if A does not belongs to A, we write this fact as A doesn't belongs to A। अगर A सेट A का एलिमेंट नहीं है तो हम क्या उसको कैसे डिनोट करते हैं? हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं कि A जो है सेट A से बिलोंग नहीं करता है। अब सो फॉर एग्जांपल, इफ A इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, अगर एग्जांपल के लिए मान ले A जो है प्राइम नंबर का सेट है, तो फिर 5 बिलोंग्स टू ए एंड 9 डजंट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है तो ए से बिलोंग करता है और 9 एक प्राइम नंबर नहीं है तो ए से बिलोंग नहीं करता है। नाउ यू नो दैट द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो अब आप ये जानते हो कि स्क्वायर जो होता है एक रियल नंबर का वो हमेशा नॉन नेगेटिव रहता है, यानी कि पॉजिटिव रहता है। सो विल द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स whose स्क्वायर इज नेगेटिव बी अ सेट। तो क्या ऐसा कोई सेट होगा जिसकी, यानी कि ऑल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जिनका स्क्वायर नेगेटिव हो? तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, क्योंकि सारे अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आता है। इज देयर एनी सच नंबर? ऐसा कोई नंबर है? तो देयर है नहीं, देयर इजंट, देयरफॉर द कलेक्शन डज नॉट हैव एनी एलिमेंट। However, it is well defined, क्योंकि ये well defined है तो ये सेट जरूर है, because it is clear to anybody anywhere that this collection has no element, so this collection is a set। ये collection जो है सेट है, बल्कि इसमें भले ही इसमें एलिमेंट ना हो, but with no member and it has a special name, इसलिए इसका एक स्पेशल नेम होता है। डेफिनेशन, a set which has no element is called the empty set। empty set बोला जाता है या फिर और the void set और the null set, ये बोला जाता है एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या फिर नल सेट। और इसको जो डिनोट किया जाता है यूजुअली डिनोटेड बाय 5 से डिनोट किया जाता है। ट्राई द फॉलोइंग एक्सरसाइज नाउ। अब ये बोल रहा है कि हमें ये एक्सरसाइज ट्राई करनी चाहिए। इससे पहले ये पढ़ लेते हैं, यहाँ पे साइड में नोट दे रखा है, रिकॉल दैट अंडर रूट ए डिनोट्स द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नॉन नेगेटिव रियल नंबर ए। अंडर रूट ए जो है ये क्या बताता है हमें? नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं है इसका, नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, यानी कि
स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो नॉन नेगेटिव है, ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी और ए की वैल्यू भी नॉन नेगेटिव है यानी कि पॉजिटिव है। तो इसके बाद में आप ये एक्सरसाइज कीजिए और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, चेंज दोज दैट आर फॉल्स टू ऑब्टेन करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हमें चेंज करनी है जो फॉल्स स्टेटमेंट है और ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर जो गलत है उनको चेंज करके करेक्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है 1.2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अनदर सेकंड स्टेटमेंट है रूट 9 डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स, सॉरी इंटीजर बोल रहा हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स। 3 जो है वो है रूट 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और ये दे रखा है फोर्थ जो है वो है रूट 2 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। इसके बाद में ये दे रखा है फिफ्थ, द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स दैट आर नॉट रेक्टेंगल इज 5। तो सेट जो होता है जो ऑल स्क्वायर दैट आर नॉट रेक्टेंगल वो 5 है। तो एनी सर्कल इन इज अ मेंबर ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशन 1 बी अबव। तो एनी सर्कल जो है कोई सा भी सर्कल वो एक मेंबर है ऑफ द इक्वेशन इन, जो इक्वेशन आपको एक्सरसाइज 1 के 5th पार्ट में मिलती है अब। तो इस पे जाते हैं एक्सरसाइज 1 के 5th पार्ट पे। एक्सरसाइज 1 का 5th पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स दैट आर नॉट स्क्वायर्स। तो चलिए अब एक्सरसाइज 3 के आंसर पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 3 का आंसर है थर्ड और फिफ्थ जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। देयर कुड बी सेवरल वेज टू मेक चेंजेस टू द रेस्ट। देयर बहुत सारे तरीके हैं जो बाकी जो इक्वेशन है उनमें चेंज किए जा सके। फॉर इंस्टेंट अल्टरिंग बिलोंग्स टू ट्रू डजंट बिलोंग्स टू, अगर बिलोंग्स टू है तो उसको, अगर नहीं करता है तो उसको ये चेंज करता हूँ। और पिकिंग एन अप्रोप्रिएट नंबर और सेट टू मेक दिस स्टेटमेंट ट्रू। और क्या कर सकते हो आप, जो नंबर है उसको चेंज कर सकते हो ताकि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट का देख रहे हैं, फर्स्ट कैन बी चेंज्ड इन, क्योंकि दे रखा है 0.2 डजंट बिलोंग्स टू एन। तो आप क्या कर सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो कि 0.2 बिलोंग्स टू क्यू, क्योंकि ये इससे नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता पर रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। या फिर आप इसको डजंट बिलोंग्स टू कर सकते हो कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अ सेट विच हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ नॉन एम्प्टी सेट। तो कोई सा भी ऐसा सेट जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट हो उसको नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे, क्योंकि उसमें एलिमेंट आ गया। और एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, जिसमें एलिमेंट नहीं होता। तो वी यूजुअली डिस्क्राइब अ नॉन एम्प्टी सेट इन टू वेज। जो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं उनको हम यूजुअली दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, द लिस्टिंग मेथड एंड द प्रॉपर्टी मेथड। दो तरीके कौन कौन से, लिस्टिंग मेथड और प्रॉपर्टी मेथड, दो तरीके हैं। अब इसके बाद में लिस्टिंग मेथड जो होता है, इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। फॉर इंस्टेंस, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर दैट आर फैक्टर ऑफ 10 is 1 2 5 10. Usually this notation, some people also denoted the empty set by this. तो ये क्या बोल रहा है कि इस मेथड में क्या होता है कि मेंबर जो होते हैं किसी भी सेट के उनको कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। एग्जांपल के लिए बता रहा है कि 10 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। एक सेट है जिसमें 10 के फैक्टर्स है नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 1 2 5 10 जो है ये 10 के फैक्टर्स है। तो इसलिए इनको कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया सारे एलिमेंट्स को। अब इसके बाद में ये क्या बता रहा है कि यूजिंग दिस नोटेशन, इसी नोटेशन का यूज करते हुए कुछ लोग एम्प्टी सेट को इस तरीके से दिखा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, उसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो यानी कि एम्प्टी सेट है। बट what if the set has too many elements to be able to write them all down? तो ये क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा हो कि अगर किसी सेट में बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट हो, कुछ ज़्यादा ही एलिमेंट हो, ऐसी कंडीशन आ जाए कि हम उसको राइट डाउन नहीं ना कर पाए, यानी करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लगे। इन दिस केस वी लिस्ट सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इनफ टू शो और सी सम पैटर्न विच इट्स एलिमेंट फॉलोज। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम कुछ ऐसे एलिमेंट लिखते हैं कि ताकि उसका एक पैटर्न शो हो सके और उसको वो फॉलो करे। फॉर एग्जाम्पल, द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, एन कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इधर एक पैटर्न शो हो रहा है कि 1 है तो उसमें 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 प्लस करो, 3 आएगा, 3 में 1 प्लस करो, फिर आगे 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो ये पता चल गया हमें कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। Where you can see the pattern, namely the next element is obtained by adding 1 to the previous one। तो ये वही बता रहा है कि ये पैटर्न हमें दिख रहा है कि अगर हम प्रीवियस एलिमेंट जो है, प्रीवियस एलिमेंट में 1 प्लस करेंगे तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा।
Similarly, the set of all even numbers strictly lying between 10 and 100 is 12, 14, 16, 28 and dash डाल रखा है. Note that strictly lying between two numbers a and b means that a and b are not including. अगर strictly लगा रखा है किसी भी दो नंबर पे तो वो नंबर इंक्लूड नहीं होंगे. अगर ए और बी के बीच में लगा रखा है तो ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे. अब इसके बाद में नोट से कुछ वो भी पढ़ लेते हैं. रिमेंबर दैट इफ यू राइट एन ओपनिंग ब्रैकेट to start a set, you must write an corresponding closing bracket after the elements of the set are listed. ये जरूरी है कि हम ब्रैकेट को बंद भी करें. ठीक है. और ये क्या बता रखा है कि ये जो डैश 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 करके दिखा रखा है इज द कन्वेंशन फॉर शोइंग दैट द एलिमेंट्स कंटिन्यू अकॉर्डिंगली. इसका मतलब ये होता है. अब यहाँ पे आते हैं तो क्या बता रहा है कि दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट इज कॉल्ड लिस्टिंग मेथड और टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड. तो ये इनके नाम हो गए लिस्टिंग मेथड, टेबुलर मेथड एंड रोस्टर मेथड. इस रिप्रेजेंटेशन को इन नामों से बुलाया जाता है. अब इसके बाद में हमारा आता है प्रॉपर्टी मेथड. In second method of describing a set, we describe its elements by a property common to all of them. तो हम क्या करते हैं कि इस मेथड में हम डिस्क्राइब करने के लिए सेट को एक एलिमेंट जो होती है उनकी प्रॉपर्टी कॉमन होती है जो सारे एलिमेंट में, उस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर देते हैं. एज एन एग्जाम्पल कंसीडर द सेट एस ऑफ ऑल स्टार्स इन द स्काई. एक ऐसा सेट मानो एस जो कि स्टार जितने स्काई में जितने भी तारे हैं उसका सेट है. हियर द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल ऑफ देम इज दे ईच इज अ स्टार. जो ये कॉमन प्रॉपर्टी है कि वो सारे स्टार हैं. सो वी कैन राइट दिस एस इज इक्वल टू में एस कोमा वेयर एस इज अ स्टार इन द स्काई. एस क्या है? एस एक सेट है जिसमें कौन सा एलिमेंट है? एस एलिमेंट है, जहाँ पे एस जो है एक तारा है. इन फॉर्मल मैथमेटिक्स वी राइट दिस एज एस इज इक्वल टू में एस सच दैट एस इज अ स्टार इन द स्काई. हम फॉर्मली मैथमेटिक्स में कह सकते हैं इस प्रकार से लिखते हैं. तो इसके बाद में क्या आता है? द वर्टिकल बार आफ्टर एस डिनोट सच दैट, जो कि मैंने बताया सच दैट को डिनोट करता है वर्टिकल बार. सम ऑथर्स यूज दिस इंस्टेड ऑफ दिस. सो फॉर सच दैट कुछ लोग डॉट लगाते हैं, ऑथर्स जो है कुछ ऑथर्स डॉट लगाएंगे, कुछ ऐसी डंडा खींचते हैं सच दैट को डिनोट करने के लिए. नाउ कंसीडर द सेट टी for of all natural numbers which are multiple of 5. This set T can be written in the form T is equal to में x such that x belongs to n and x is a multiple of 5. तो ये क्या बोल रहा है? फॉर हम कंसीडर करते हैं अब एक सेट T है जो कि ऑल नेचुरल नंबर है. एक सेट है जिसमें ऑल नेचुरल नंबर है जो कि 5 के मल्टीपल हैं. तो हम इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर इसको बोलेंगे प्रॉपर्टी मेथड से कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि टी सच दैट इसमें एक्स में एक सेट टी है जिसमें एक्स एलिमेंट है, सच दैट एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और एक्स जो है वो 5 का मल्टीपल भी है. तो इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर देंगे. दिस स्टेट्स दैट टी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5. तो ये क्या बता रहा है कि टी जो है इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, यानी कि टी सेट है ऑल एक्सिस ऑल एलिमेंट एक्स का, सच दैट एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है और एक्स इज मल्टीपल ऑफ 5 है. वी कैन आल्सो राइट दिस इन स्लाइटली शॉर्टर फॉर्म. हम इसको एक थोड़ी और शॉर्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. कैसे? टी इज इक्वल टू में एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि टी क्या है? एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक्स है वैसे तो, और वो नो यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5, सच दैट एक्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 भी है. तो ये दोनों को कंबाइन करके हमारा सेट निकल जाएगा. दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द सेट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड. तो इसको प्रॉपर्टी मेथड बोला जाता है और सेट बिल्डर मेथड भी बोला जाता है. In some cases, we can use either methods to represent the set under consideration. हम कुछ केसेस में इनमें से कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सेट को डिफाइन करने के लिए. फॉर इंस्टेंस द सेट टी अबव कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द रोस्टेड मेथड एज टी इज इक्वल टू में 5, 10, 15 एंड सो ऑन. जो सेट टी है हमें ऊपर दिया गया है, मैं दिखा देता हूँ. ये वाला जो सेट टी है इसको हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अगेन द सेट ई ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, जो सेट ई है अगर एक सेट ई माने जो कि है ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10,
एंड 10 से कम सारे नेचुरल नंबर जिसके एलिमेंट हैं, तो उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? ई इज इक्वल टू में पहले तो लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके ऐसे करके डिस्क्राइब कर दिया, सारे एलिमेंट लिख दिए। अब इसके बाद में हम ई क्या इसको हम प्रॉपर्टी मेथड से डिस्क्राइब करेंगे। तो हमने क्या लिखा? ई इज इक्वल टू में एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है जो कि 10 से कम है। अब इसके बाद में हम क्या लिखते हैं कि ई इज इक्वल टू में एक्स बिलोंग्स टू एन, जो है ई जो है वो एक्स है जो कि एन से बिलोंग्स करता है, यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और एक्स जो है वो 10 से छोटा है। अब इसके बाद में हमने एक और तरीके से लिख दिया कि ई इज इक्वल टू में एक्स सच दैट ई जो है सेट ई उसमें एक्स एलिमेंट है, सच दैट एक्स जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है और 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है। समटाइम्स हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट अ सेट बाय बोथ मेथड्स। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ सेट ऐसे होते हैं कि उनको दोनों मेथड से रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल टेक द सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। स्टार्स ऑफ इन द स्काई का हम एक सेट लेते हैं। हाउ वुड यू रिप्रेजेंट इट इन लिस्टिंग मेथड? हम उनको लिस्टिंग मेथड से तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो एक प्रॉपर्टी होगी और इसको हम लिख नहीं सकते, किस प्रकार से हम उसके एलिमेंट्स को लिखेंगे। अगेन कंसीडर द कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट का कलेक्शन है, कोची, पाइप और पाइप। फर्स्टली इज दिस अ सेट? क्या ये सेट है? सिंस दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट इट इज अ सेट। क्योंकि ये वेल डिफाइंड है और दिख भी रहा है कि 3 ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन है, तो ये सेट है। सो हाउ वुड यू रिप्रेजेंट दिस सेट बाय द प्रॉपर्टी मेथड? तो हम इसको प्रॉपर्टी मेथड से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? द 3 ऑब्जेक्ट डू नॉट अपीयर टू हैव एनी कॉमन प्रॉपर्टी एक्सेप्ट दैट दे बिलोंग टू द गिवन सेट, सो द प्रॉपर्टी मेथड वोंट वर्क हियर। प्रॉपर्टी मेथड को वर्क करने के लिए क्या चाहिए होता है कि उसमें कॉमन प्रॉपर्टी हो, पर इसमें कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। सो ये जो है कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये इस सेट से बिलोंग नहीं करते हैं। सो प्रॉपर्टी मेथड जो है इस जगह पे काम नहीं करेगा। नाउ कंसीडर द सेट ई रिप्रेजेंटेड अबव बाय 2 मेथड्स। अब हम सेट ई को दोबारा देखते हैं जो कि ऊपर हमने 2 मेथड से डिस्क्राइब कर रखा है। इंस्टेंटिवली यू कैन सी दैट बोथ दीज सेट्स आर द सेम। हाउ डू वी सी दिस फॉर्मली? इंस्टेंटली ये आप देख सकते हैं कि जो दोनों सेट है वो एकदम सेम है। तो हम इसको फॉर्मली कैसे बोल सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं? डेफिनेशन: टू सेट्स सेट एस एंड टी आर कॉल्ड इक्वल denoted by s is equal to t if and only if every element of s is an element of t and every element of t is an element of s। ये कब होता है? एस और टी इक्वल तभी होंगे जब सारे एस के एलिमेंट टी में हो और सारे टी के एलिमेंट एस में हो। अब इसके बाद में थोड़े ये नोट पढ़ लेते हैं। द प्रॉपर्टी मेथड कैन ओनली बी यूज्ड फॉर सेट्स हुज एलिमेंट्स हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी मेथड उन्हीं सेट्स में यूज हो सकता है जिनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी हो, वरना प्रॉपर्टी मेथड यूज नहीं हो सकता। ये यहाँ पे आई डबल एफ लिख रखा है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होती है ये किसकी? इफ एंड ओनली इफ की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इफ ए इज इक्वल टू में 1 2 3 3 अगर ऐसे दे रखा है, एंड बी इज इक्वल टू में 1 2 3 एंड सी इज इक्वल टू में 2 1 3, आर ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू में सी, तो ये क्या ए इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू में सी है? द आंसर ऑफ द बोथ क्वेश्चन इज यस सिंस द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट आर द सेम इन ऑल 3 सेट्स। तो ये आंसर जो है ये यस है, क्योंकि सारे जो ये बता रखे हैं सेट में, ए बी सी सेट में सारे एलिमेंट सेम है। दिस लीड्स अस टू द फॉलोइंग रिमार्क। ये हमें जो है फॉलोइंग रिमार्क पे लेके आता है। रिमार्क 1: while listing the elements of a set, we do not gain anything by repeating them. Therefore, the convention is that we do not repeat elements in a set. अगर हम किसी भी एलिमेंट्स जो होते हैं सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, तो हमें उसको रिपीट करने से कुछ नहीं मिलता, तो बाय कन्वेंशन हम उसको रिपीट नहीं करते हैं। रिमार्क 2: changing the order in which the elements of are listed in a set does not alter the set। तो अगर हम चेंज कर दे ऑर्डर किसी भी एलिमेंट का, विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन अ सेट, जिस तरीके से एलिमेंट एक सेट में लिस्ट किए गए हैं, अगर हम उसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डज नॉट अल्टर द सेट, उससे सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट चेंज नहीं हो जाएगा, ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। रिमार्क 3: देयर कैन बी सेवरल प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन द सेम सेट। फॉर एग्जाम्पल, टू वेज टू डिस्क्राइबिंग the set 2
बाय प्रॉपर्टी मेथड्स आर x such that 3x minus 1 is equal to 5 और x such that x is an even prime number। तो क्या बोल रहे हैं ये, हम जो देखेंगे कि प्रॉपर्टी मेथड से अगर किसी सेट को डिफाइन करना है तो सेम सेट को हम काफ़ी अलग अलग तरीके से सेवरल प्रॉपर्टीज से डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, आपने देख लिया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। वाई डोंट यू डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज नाउ। अब ये बोल रहे हैं हम ये फॉलोइंग एक्सरसाइज करें। तो इसके बाद में मैं अभी ये आप फॉलोइंग एक्सरसाइज कीजिए और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 4 पे आते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट बाय द लिस्टिंग मेथड इफ पॉसिबल। फर्स्ट, x जो है बिलोंग्स टू z है सच दैट x इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। x जो है वो एक लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, इस प्रकार से। इसके बाद में हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड जो है वो है x बिलोंग्स टू z इंटीजर सेट सच दैट 3x माइनस 5 इज लेस देन 19। तो 3x माइनस 5 जो है वो लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए 19 के। अब इसके बाद में हम आते हैं 3 पर। द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो भी लेटर्स होते हैं उनका सेट। तो चलिए अब इसके आंसर पे आते हैं। एक्सरसाइज 4 का आंसर जो है, फर्स्ट का आंसर है -1, क्योंकि ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, तो इसलिए। अब इसके बाद में सेकंड का आंसर जो है वो है दिस इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 8, दैट इज ये सोन करके -3 -2 एंड ये 8 तक, इस तरीके से ये सेट है ऑल इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 8। क्योंकि इक्वेशन जो है, अगर इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि x जो है वो इक्वलेंट या फिर इक्वल होगा 8 से या फिर 8 से छोटा है। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चलेगा। अब इसके बाद में थर्ड है, इसमें हमने सारे लेटर्स जो है ABCD के यानी कि अल्फ़ाबेट्स के सारे लेटर्स को एक सेट में डाल दिया और ये हमारा सेट बन गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम इक्वेशन 5 में आते हैं। एक्सरसाइज 5, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट बाय द प्रॉपर्टी मेथड इफ पॉसिबल। अब इन जो सेट दे रखे हैं ये सेट्स को हमें प्रॉपर्टी मेथड से डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट जो है ये है सेट, जैसे कि 1 4 3 16 ये सेट है। अब इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि 1 है, उसमें अगर आप ये हो गया 1 का स्क्वायर, और जैसे कि 4 है तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 है तो ये 3 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, ऐसे सो ऑन करके। तो ये प्रॉपर्टी मेथड से हम कैसे लिख सकते हैं ये हम देखेंगे। और इसके बाद में ये भी चीज़ें हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी पाई और 100 को अगर हम लिख सकते हैं तो प्रॉपर्टी मेथड से कैसे लिख सकते हैं। और ये दे रखा है सेट, इसको हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी मेथड से कैसे लिख सकते हैं, पाई को कैसे लिख सकते हैं, और सितंबर अप्रैल मई नवंबर को भी प्रॉपर्टी मेथड से कैसे लिख सकते हैं। तो अब आंसर पे आते हैं। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज 5 के आंसर पे। तो फर्स्ट का आंसर है एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। तो हमने कैसे, वो सेट था तो उसके हिसाब से हमने लिख दिया कि हम वो है एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। तो इसका आंसर हो गया सेट, यानी कि प्रॉपर्टी मेथड से हमने इसको लिख दिया है। अब इसके बाद में हमारा आता है सेकंड का आंसर। तो दिस कांट बी डिस्क्राइब बाय द प्रॉपर्टी मेथड सिंस दी 3 एलिमेंट्स हैव नथिंग इन कॉमन। तो उनमें कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो हम उसको प्रॉपर्टी मेथड से नहीं लिख सकते। अब थर्ड का आंसर है तो इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अन इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर है तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव में भी जाता है नेगेटिव में जाता है, तो इसलिए ये इस डिस्क्रिप्शन को फिट करता है, ये उसकी कॉमन प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद में हम फोर्थ में देखते हैं। तो फोर्थ में है वी कैन हैव सेवरल रिप्रेजेंटेशंस। रिमार्क 3 फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं फाई। रिमार्क 3 हम देख सकते हैं वैसे तो, पर फाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, सच दैट एक्स इज बोथ ओड एज वेल एज इवन। तो ये बोल रहे हैं कि एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स ओड है और इवन भी है। पर ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक्स ओड हो और साथ साथ इवन हो, या तो वो ओड होगा या फिर इवन होगा। तो इसलिए ये जो डिस्क्रिप्शन है ये हमारी ऐसा कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो ये हमारा एम्प्टी सेट बन जाएगा। और क्या है एम्प्टी सेट के लिए और किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको प्रॉपर्टी मेथड से। तो एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स इज स्मॉलर देन जीरो, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमेशा जो नंबर आते हैं वो पॉजिटिव नंबर आते हैं, तो जीरो से नीचे जो नंबर है वो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसमें इस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब इसके बाद में हम फिफ्थ के आंसर पे आते थे। फिफ्थ के आंसर है एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ विथ ओनली 30 डेज। तो आप अगर नोटिस करेंगे तो जो हमारे मंथ दे रखे थे उनमें सिर्फ 30 डेज थे, तो ये एक उसकी कॉमन प्रॉपर्टी होगी, इसलिए इसका आंसर है सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ विथ ओनली 30 डेज। तो चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6 पे। चेक वेदर और नॉट x बिलोंग्स टू n सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू में 9। तो ये हमें चेक करना है कि ये ट्रू है और या फिर नहीं है। तो चलिए अब इसके आंसर पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 6 का आंसर है द सेट ऑन द
LHS लेफ्ट हैंड साइड इज 3, अगर हम सोल्व करेंगे तो 3 आएगा. द सेट ऑन द राइट हैंड साइड इज -3 and 3, देयरफॉर दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि इक्वल तभी हो सकते हैं जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स दोनों इक्वल हो, यानी कि सेम एलिमेंट्स हो, तभी इक्वल हो सकते हैं, वरना इक्वल नहीं हो सकते. तो ये इक्वल सेट्स यानी कि इक्वल नहीं है. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. लेट अस नाउ कंसीडर अ वे ऑफ क्लासिफाइंग सेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर साइज इन अ सेंस. तो अब हम एक ऐसा तरीका यूज़ करते हैं कंसीडर करने के लिए, कंसीडर करते हैं ऐसा तरीका जिससे हम किसी भी सेट को क्लासीफाई कर पाएँ डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, उनके साइज के हिसाब से. कंसीडर द सेट एस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इग्नू एनरोल्ड इन द कोर्स कैलकुलस. कंसीडर कीजिए सेट एस एक ऐसा सेट है जो कि है सेट जिसके एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट ऑफ इग्नू, जो कि स्टूडेंट हैं इग्नू के और वो कैलकुलस कोर्स में एनरोल हो रखे हैं. हाउ मैनी एलिमेंट्स डू यू थिंक दिस सेट हैज़. आपको क्या लगता है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे. इट मे हैव एनीवेयर अप टू 10,000 एलिमेंट्स, सो इट इज़ अ सेट विथ इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स. तो इसमें क्या है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें फाइनाइटली मैनी यानी कि इनफाइनाइट नहीं है, यानी कि एक तरीके से इसमें नंबर है, एक इसकी लिमिट है, इतने स्टूडेंट हैं, फिक्स है ये. सिमिलरली x बिलोंग्स टू r, 2x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 एलिमेंट्स एंड हेंस इज फाइनाइट. क्योंकि इसके दो एलिमेंट्स हैं तो यानी कि ये एक तरीके से लिमिट है इसकी, तो ये फाइनाइट है. नाउ कंसीडर द सेट z. डस दिस हैव फाइनाइटली मैनी मेंबर्स. तो ये फाइनाइटली मैनी मेंबर्स तो है नहीं इसमें, क्योंकि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है. अगर हम कोई सा भी नंबर ले उससे ज़्यादा भी होता है एक नंबर होगा, और अगर कोई सा भी नंबर कंसीडर करे तो उससे कम भी एक नंबर होगा ही. फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n यू कैन ऑलवेज फाइंड एन इंटीजर n+1, एंड for a negative integer n you can always find n-1. This means that there is no end to the number of integers we can find. तो हमें कुछ एंड मिलेगा ही नहीं, कहीं पे भी एंड मिलेगा ही नहीं. हम ढूंढते जाएंगे कि एक हो ज़्यादा हो तो मिल जाएगा, और यहाँ पे कभी इंटीजर के जो है वो ख़त्म होंगे ही नहीं. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट्स, हैंस इट डज नॉट हैव फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स. तो इसलिए इसके पास में फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स नहीं है. These examples lead us to the following definition. ये एग्जाम्पल जो है हमें फॉलोइंग डेफिनेशन पे लेके जाते हैं. डेफिनेशन फर्स्ट डेफिनेशन क्या है. A non-empty set with finitely many elements is called a finite set. A set which is not finite is called infinite set. तो क्या बोलता है कि अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है जो कि जिसके पास में फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं तो उसको फाइनाइट सेट कहा जाता है. और एक सेट है जिसमें नॉट फाइनाइट यानी कि फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो उसे इनफाइनाइट सेट कहा जाता है. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट ए, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए मॉडुलस और कार्ड ए. तो जो किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको उस सेट की कार्डिनैलिटी बोला जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है ए मॉडुलस या फिर कार्ड ए से. वी शैल टॉक अबाउट कार्डिनैलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट लेटर. हम कार्डिनैलिटी होती है जो इनफाइनाइट सेट की उसको बाद में पढ़ेंगे. अ सेट विथ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन. जो सेट जो होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट बोला जाता है. रिगार्डिंग कार्डिनैलिटी व्हाट फॉलोज इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट. कार्डिनैलिटी के रिगार्ड में जो अब आने वाला पॉइंट है ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. By convention, we treat the empty set as a finite set. कन्वेंशन जो बाय कन्वेंशन है, हम जो एम्प्टी सेट है उसको फाइनाइट सेट की तरह ट्रीट करते हैं विद कार्डिनैलिटी 0. एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट नहीं है, और उसकी कार्डिनैलिटी 0 है. एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनाइट सेट इज द सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई. डू यू अग्री. तो आप ये अग्री करते हैं कि फाइनाइट सेट क्या बोल रहा है, ये सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई. वेल, इफ यू ट्राई टू काउंट देम दे सीम टू बी फार टू मैनी टू काउंट. However, according to the present day astronomers, they can be counted and their number is approximately 10 billion. तो ये क्या बोल रहे हैं कि अब अगर आप ट्राई करेंगे स्टार्स को काउंट करने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा लगेंगे, पर आजकल के एस्ट्रोनॉमर्स जो है उन्होंने बताया है कि उनको काउंट किया जा सकता है, और उनके जो नंबर है वो अप्रोक्सीमेटली 10 बिलियन है. तो ये एक फाइनाइट सेट है.
Yet another example of a finite set is phi minus रूट टू एन इग्नू विथ कार्डिनलिटी 3। तो इसमें 3 एलिमेंट है, फाई है, एक एम्प्टी सेट है और इसके बाद में एक नंबर है -√2 एंड इग्नू वर्ड। ये एलिमेंट्स हैं इसके और इसकी कार्डिनलिटी क्योंकि 1 2 3 तो कार्डिनलिटी 3। ऑन द अदर हैंड एन जेड क्यू आर सी आर ऑल इनफाइनाइट सेट, नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, क्यू यानी कि रैशनल नंबर का सेट और आर यानी कि रियल नंबर का सेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ये सारे इनफाइनाइट सेट हैं। रिमार्क 5, note that the set 03 for example is a singleton। 03 एक singleton set है and is not the same as the number 03 और ये सेम नहीं है नंबर 03 के। For any object x there is a difference between x and सेट, ये सेट दिखा रखा है इस तरीके से, अगर x को डिनोट जाए और इस तरीके से x को डिनोट दिखाएं तो इनमें फर्क है। इन फैक्ट x बिलोंग्स टू सेट x, एक तरीके से x जो है ये एक सेट है तो इसको x बोल रहा हूँ मैं, सेट x, तो x बिलोंग्स टू सेट x। वाई डोंट यू ट्राई दिस एक्सरसाइज नाउ, तो ये आपको बोल रहा है कि आप ये एक्सरसाइज कीजिए और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इक्वेशन 7 एक्सरसाइज 7 पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट, ये इनमें से कौन से सेट इनफाइनाइट हैं ये हमें बताना है। तो गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर के लिए यानी कि रीजन भी देना है। तो फर्स्ट, द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ वाटर इन अ गिवन ड्रम ऑफ वाटर। तो इसके बारे में पता करेंगे, नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ वाटर यानी कि एक चम्मच पानी, एक ड्रम पानी में कितने चम्मच पानी है ये। सेकंड है हमारा x+3 सच दैट x बिलोंग्स टू q, हमारा x+3 होना चाहिए सच दैट x बिलोंग्स टू q। अब इसके बाद हमारा आता है इक्वेशन 3, x बिलोंग्स टू r सच दैट x डजंट बिलोंग्स टू q। तो ये हमारी इक्वेशन 3 यानी कि 3 है, इसका थर्ड पार्ट है। फिफ्थ पार्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट है सेट ऑफ एन, ऐसे दे रखा है तो इसको आप क्या समझेंगे ये मैं देखना चाहूंगा। अब इसके बाद में ये जो दे रखा है इसमें बाद में सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट दे रखा है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो कितने पॉइंट्स होते हैं उनका सेट एक सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में, तो उसका सेट। तो इसके बाद में आता है हमारा जो सेवंथ जो आता है उसमें दे रखा है हमारा पाई। तो पाई में कितना इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, क्या है, इसके बारे में पता करते हैं। तो चलिए अब इसके आंसर पे आते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 7 के आंसर पे आते हैं। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो है द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ वाटर मे बी 1000 और मिलियन बट इट इज स्टिल सम नंबर, दस द सेट इज फाइनाइट। तो ये फाइनाइट है क्योंकि इसको काउंट किया जा सकता है, चाहे वो छोटा चम्मच हो बड़ा चम्मच हो, जितना भी पानी आए उसमें 1000 आए 1,00,000 आए पर वो नंबर आएगा, एक नंबर है, तो ये फाइनाइट है। अब इसके बाद में जो सेकंड है उसका आंसर है इफ एक्स एंड वाई आर डिफरेंट रैशनल नंबर्स, अगर ये दोनों अलग रैशनल नंबर्स है, then x+3 and x+y are different rational numbers also। तो ये x+3 और x+y भी डिफरेंट होंगे। so for each x belongs to q there is an element of the given set and all the elements are as many as the number of elements in q, since q has infinitely many elements this set will be infinite too। तो ये क्या कह रहा है कि आपको पता है कि अगर दो डिफरेंट रैशनल नंबर है तो x+3 और y+3 जो है वो भी डिफरेंट होंगे ही। तो अगर x बिलोंग्स टू q है यानी कि q है तो अलग अलग यानी कि रैशनल नंबर है ये, तो x एक बार 1 होगा तो दूसरी बार 2 होगा 3 होगा, ऐसे करके होंगे। तो जितने भी बार वो कोई सा भी रैशनल नंबर होगा उसकी एक वैल्यू आएगी एक x+3 की फॉर्म में जो कि सेट में बिलोंग करेगी। तो क्योंकि x जो है वो इनफाइनाइटली मैनी है, क्योंकि q से बिलोंग करता है तो इनफाइनाइटली मैनी है, तो हमारा जो रिजल्टेंट है यानी कि x+3 भी इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हो गए सेट में, तो ये इनफाइनाइट सेट है। तो इसके बाद में हम थर्ड में आते हैं, दिस इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स एंड इज फाइनाइट। तो जो ये है सेट, जो थर्ड का सेट है ये फाइनाइट है। अब इसके बाद में हम फिफ्थ में आते हैं, तो इधर ये दे रखा है तो n, तो n तो आप देखेंगे कि n जो है नेचुरल नंबर है वो इनफाइनाइट है, पर आप ये देखिए कि इधर ब्रैकेट में डाल रखी है, दोनों साइड में ब्रैकेट है, तो ये बता रहा है कि ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है जो कि है सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि सेट n। तो ये एक सिंगलटन सेट है हैविंग ओनली वन एलिमेंट n, दस इट इज फाइनाइट, तो इसलिए ये फाइनाइट है। फिफ्थ जो है वो है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल देयर इज ऑलवेज अनदर पॉइंट, अगर आप देखेंगे तो एक और अनदर पॉइंट आपको मिलेगा ऑन द सर्कल।
देयरफॉर दिस सेट इज इनफाइनाइट, तो ये सेट जो है इनफाइनाइट है। अब 6 पे आते हैं, बाय कन्वेंशन द सेट दिस सेट इज फाइनाइट, क्योंकि हमने पढ़ा भी है कि एम्प्टी सेट बाय कन्वेंशन फाइनाइट होता है। तो इधर भी नोटिस करते हैं, यहाँ पे एक नोट दे रखा है, इफ अ फाइनाइट सेट ए हैज एन एलिमेंट्स देन इट्स पावर सेट हैज एन 2 रेज टू द पावर एन एलिमेंट्स, तो ये हमारा ये इसका पावर सेट जो होगा उसमें ये होगा। ये जो कि हमने 12th में हमारे 11th क्लास में पढ़ रखा है। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर के लिए रीजन भी देना है। तो फर्स्ट जो है इसका पार्ट फर्स्ट ये बता रखा है कि एक जो ब्रैकेट में दे रखा है आर इज इक्वल टू में आर, तो ये है क्या, तो ये सेम तो नहीं है, पर इसके आंसर को हम थोड़ी देर में देखेंगे। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है इसमें दे रखा है क्यू इज अ सिंगलटन सेट, तो ये क्या ट्रू है या फिर नहीं है, तो इसके आंसर को देखते हैं चलिए। तो चलिए अब एक्सरसाइज 8 के आंसर पे आते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है फॉल्स, since the right hand side is a infinite set and the left hand side is a singleton set, because यहाँ पे हमें ब्रैकेट में जैसे कि इसमें दे रखा था ब्रैकेट में n दे रखा है, तो इसलिए सिंगलटन सेट है, और साइड में जो इक्वल में दे रखा था वो n था, तो वो इनफाइनाइट सेट है, तो ये इक्वल नहीं है। अब उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, ट्रू है, सिंस द ओनली एलिमेंट इन द सेट इज 5, तो क्योंकि 5 के साइड में दोनों साइड में ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स लगा रखे थे, तो इसका मतलब ये है कि सेट के अंदर का एक एलिमेंट है वो है 5, एक एम्प्टी सेट, तो इसलिए वो एक सिंगलटन सेट है क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ यू हैव बीइंग वर्कड विथ सेट्स n एंड z। तो आपने जो है सेट्स जो है n और z यानी कि इंटीजर और नेचुरल नंबर के सेट के साथ में काम किया। यू वुड हैव नोटेड दैट एवरी एलिमेंट ऑफ n इज एन एलिमेंट ऑफ z। आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जो भी एलिमेंट है n का वो z का एलिमेंट है, बट नॉट वाइस वर्सा। बट ऐसा वाइस वर्सा नहीं है, जो n के एलिमेंट है वो z में तो है, पर z के एलिमेंट कुछ ऐसे हैं जो n में नहीं है। इज देयर अ सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन अदर सेट्स। क्या ऐसी ही कोई और सिमिलर रिलेशनशिप दूसरे सेट्स में भी होती हैं? लेट अस सी। तो ये बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। अब इसके बाद में हमारा आता है सेक्शन 1.3 सबसेट्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि एक डिस्कशन स्टार्ट हो सके, और जो भी डाउट ज़्यादा पूछा जाएगा मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडिंग विथ यू अगेन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।